गिरावट अभी भी है निफ्टी के अंदर। हालांकि ऐसा नहीं कि बाजार कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन बाजार की जो कोशिश है ना, वो गिरावट के प्रेशर के आगे थोड़ी कम पड़ती हुई नजर आ रही है। एक समय ऐसा भी आया था जब निफ्टी बैंक के फ्यूचर्स और निफ्टी बैंक अपने आप में हरे निशान में आगे थे, लेकिन एकाएक फिर से इसके अंदर गिरावट बढ़ी और निफ्टी बैंक इस समय दिन के निचले स्तरों पर है। आप जो दिन में माउंटेन देख पा रहे हैं 12 बजे के आसपास का बना हुआ, ये वो हरा निशान था जब निफ्टी हरे निशान में भी लौट आया था, बैंक निफ्टी माफ़ कीजिए। तो ये उतार चढ़ाव रहेगा। मैं सुबह से आपके सामने कन्विक्शन की बात बोल रहा हूँ कि मार्केट को तेज़ी से ऊपर आने का कन्विक्शन अभी नहीं है। झटका हमने झेल लिया है, शायद हम फॉलोअप ना भी करें ज़्यादा, लेकिन रिकवरी उतनी फास्ट है ये उसको लेकर थोड़ा डाउट है, क्योंकि बाजार ने जो झटका झेला है ना, उसको रोकने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उस शॉक वेव से बाहर आने के लिए कम से कम 2 दिन या 3 दिन लग जाएंगे, और वो भी तब जब लीडरशिप हो। आज भी अगर आप चेक कर रहे हैं ना एडवांस डिक्लाइन, एक बार स्क्रीन पे जरा एडवांस डिक्लाइन दिखाइए, इंडिया विक्स भी दिखाइए जरा, 2-4 पॉइंट आपके सामने और रखते हैं। अगर आप एडवांस डिक्लाइन भी देखेंगे ना, तो उतना बेहतर नहीं है और सुबह से ही बेहतर नहीं है। हालांकि सिर्फ अच्छी चीज़ ये हुई है कि सुबह 162 वर्सेस 18 था, अब ये 57 वर्सेस 124 है, लेकिन ये पलटा होना चाहिए। ये कम से कम 100 शेयर पे आ जा रहे हैं जहाँ पे 124 लिखा है, फिर उसके बाद स्थिति थोड़ी हाथ में आने लगेगी। एक और चीज़ जरा इंडिया विक्स और दिखाइए, एक पॉइंट मैं आपके सामने और क्लियर करता हूँ। आज बैंक निफ्टी के 7 शेयर पॉजिटिव है। कल बैंक निफ्टी रियल कल्प्रिट था, लेकिन आज बैंक निफ्टी एक्चुअली ज़्यादा हेल्प कर रहा था निफ्टी की फर्स्ट हाफ तक, लेकिन सेकंड हाफ में जब बैंक निफ्टी की बदौलत निफ्टी ऊपर आके नहीं टिक पाया, उसने भी सरेंडर कर दिया और इंडिया विक्स भी 2% नीचे है। एथिकली तो इंडिया विक्स को भी ऊपर होना चाहिए था, लेकिन अब फियर कम होगा मार्केट के अंदर, इसलिए सपोर्ट ढूंढने की जो प्रोसेस है ना, वो जारी है। सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, आज सुबह गौतम शाह आपको बता के गए हैं। उन्होंने बताया था कि 45,500 बैंक निफ्टी जहाँ पे भी आप ट्रेड कर रहे हो, ये सपोर्ट एरिया है। 21,000 निफ्टी का सपोर्ट एरिया है। सुबह हमने आपको चार्ट के जरिए भी ये बात क्लियर की थी कि अगर हमको डिप मिल जाए तो उसको बॉट करना चाहिए, ज़्यादा गिरावट नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा ठीक है। खैर, कुछ और चीज़ें भी हम डिस्कस करते रहेंगे कार्यक्रम में, क्योंकि मेहमान सभी जुड़ चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा वेट कराऊंगा नहीं। गिरीश सोडानी, रत्नेश गोयल, अक्षय पी भागवत, ये आज के हमारे मेहमान होंगे जिनसे हम करेंगे बातचीत। प्रियंका और अभिषेक मेरे साथ अगले 1 घंटे रहेंगे और हम मेहमानों से कनेक्ट करके आपको थोड़ी जानकारी आपके सामने रखना चाहेंगे। प्रियंका, चले बिल्कुल। अब तो बाजार में रिकवरी के थोड़े बहुत जो अटेम्प्ट्स आए भी वो फ्रिजल आउट हुए। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने एक टाइम पे सिर्फ 100 पॉइंट की गिरावट ही रह गई थी, अब फिर से उसको इनफैक्ट वो फिर से फ्रिजल आउट हुई। जो एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक से थोड़ी सी सपोर्ट दिख रहा था, लेकिन अब इस बीच करना क्या है। 2 दिन की लगातार सेलिंग के बाद 2,500 पॉइंट कम से कम बैंक निफ्टी टूट चुका है और निफ्टी में भी लगभग 600 साढ़े छः सौ पॉइंट्स की गिरावट 2 दिन में आ गई है। अब यहाँ से टेक्निकली बाजार कितना वीक या फिर पुल बैक दे सकता है। रत्नेश गोयल और अक्षय भागवत टेक्निकल नजरिया देंगे, गिरीश सोडानी एक फंडामेंटल नजरिया देंगे। पहले क्विकली एक टेक्निकल चेक ले लेते हैं। अक्षय, 21,400 जो भी कहें बड़ा सपोर्ट था। ये स्टार्टिंग ऑफ द शो से हम सुबह से कह रहे थे कि यहाँ पर कल आपको बेस बनता हुआ भी दिखाई दिया था और इससे तोड़ा नहीं है बाजार ने। क्या इस साइन को देखना चाहिए? ये वीकनेस क्या अब भी, या फिर एक साइडवेज मूवमेंट थोड़ी और रह सकती है, या फिर सपोर्ट को बार बार प्रोटेक्ट करना भी एक अच्छा साइन है? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड सभी को गुड आफ्टरनून। तो निफ्टी की बात करें तो बिल्कुल 21,400 ये एक डे ट्रेडिंग या कैरी फॉरवर्ड के आप हिसाब से देखे तो एक सपोर्ट बन रहा है। ये टेम्परेरी सपोर्ट है अभी तक, हालांकि कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल पा रहा है कि ये एक मेजर सपोर्ट जोन होगा जहां जहां से कुछ मेजर रिवर्सल के संकेत मिले। फिलहाल एक स्टेबिलिटी बनने का पहला दिन का कोशिश है, जहां 250 तो आपको नीचे में दिख गया, पर 21,400 समहाउ होल्ड करके एक्सपायरी डे पे थोड़ा सा एक उछाल देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि शायद कल तक ये सपोर्ट होल्ड कर जाएगा। 21,400 430 ये एक सपोर्ट जोन है, और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या बीटीएसटी के लिए एक रिस्की ट्रेड बनाना चाहते हैं तो वापस एक थोड़ा सा उछाल आपको देखने को मिल सकता है, जो 21,500 या 530 ये लेवल तक टारगेट कर सकता है। ये सिर्फ डे ट्रेडिंग या कैरी फॉरवर्ड के लिए लागू है। बाकी अगर थोड़ा ब्रॉडर व्यू जनवरी सीरीज के लिए बनाए तो अभी द पेन इज नॉट ओवर, थोड़ा और डाउनसाइड आगे जाके बनते हुए दिख सकता है। ओके, तो डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी यहाँ से रूल आउट नहीं की जा सकती। ओके, ऑलराइट। लेकिन इस बीच इंडिया मार्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं। देखिए, मुनाफा बढ़ा है, वाई एंड वाई फिगर्स हैं ये, हालांकि लगभग 21%, 21.5% मुनाफा बढ़कर आया। 305 करोड़ रुपए आया है मुनाफा, और एबिटा भी बढ़ा है। एबिटा इनका लगभग 86 करोड़ से बढ़ा है।
तो फिलहाल नंबर्स 1.5% उसके बाद भी नीचे स्टॉक किस यानी स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन के आसपास ये नहीं है। जब भी आप देख रहे हैं कि उसमें कोई रिकवरी भी नहीं है या फिर ट्रेड का अर्निंग्स का कोई ट्रेड प्ले आउट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ब्रॉडर मार्केट को भी एक बार समझ लेते हैं और इनफैक्ट इस वक्त बाजार पर एक नज़रिया फंडामेंटली भी कैसा बनाना चाहिए समझ लेते हैं। गिरीश, बहुत समय से ये बात हो रही थी कि बाजार ओवरबॉट हैं और कई सारे स्टॉक्स हैं जो आरएसआई इंडिकेटिंग भी दिखा रहे थे कि आप ओवरबॉट हैं, स्ट्रेच्ड है वैल्यूएशन, और कॉशियस का व्यू हम लगातार बता भी रहे थे। लेकिन अब ये जो 2 दिन का फॉल आया है, इसमें आपको लगता है कि अब थोड़ी मार्केट फेयर हो गई है, फेयर वैल्यूएशन पे है, या फिर अभी क्लैरिटी नहीं है? और क्योंकि अब रिलायंस के नंबर्स कल आने हैं, वो क्या और प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है? क्योंकि बात ऐसी हो रही है शायद ओटीसी कारोबार से बहुत कोई ग्रेट न्यूज़ नहीं आएगी। आप इस वक्त बाजार पर नजरिया क्या बना रहे हैं? देखिए, बेसिकली ये बात सही है कि हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे थे कि बाजार काफ़ी ओवरबॉट है, तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा करेक्शन तो चाहिए था। हालांकि एचडीएफसी ने बहाना दिया, बट सिर्फ एचडीएफसी ही अकेला नहीं था, क्योंकि यूएस की तरफ से भी इश्यूज क्रिएट हुए। जैसे यूएस ने ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट को एक अपडेशन देनी थी, जिसके लिए वो बोल रहे थे कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम करेंगे, बट अब वो ये बोल रहे हैं कि स्लोली स्लोली कम करेंगे, अब भी एकदम कम नहीं करेंगे। बॉन्ड यील्ड कहीं भी एक नेगेटिव फीडबैक में आ गया, उसके बाद जो डॉलर इंडेक्स है वो बढ़ गया। सो ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रक्चर सबने सबने सारे पॉइंट्स ने ट्रिगर करे जो मार्केट को गिराने का काम था। एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी एकदम क्लियर नहीं है। अगर हम देखें तो अगर फंडामेंटल नजरिए की हम बात करते हैं तो 20,950 का जो एक लेवल है, और जो 19-21 हजार का जो एक लेवल है, वो कहीं पे भी हम ऐसा सपोर्ट जोन के लिए लेके चल रहे हैं। इसके अंदर वो फंडामेंटल तौर पे कहीं पे भी ऐसा लगता है कि एक सपोर्ट जोन है, बट हाँ, अभी भी जो वैल्यूएशंस बहुत हाई हो गए थे उनको सेटल होने में अभी भी टाइम लगेगा। एंड हमारे 2 बड़े इवेंट्स जस्ट सामने ही हैं, हमारा बजट आने वाला है, उसके बाद लोकसभा इलेक्शंस भी हैं। तो कहीं पे भी दोनों नजरिए से भी ना, कहीं पे भी बाजार बहुत महंगा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको एकदम चीज को सेटल डाउन होने में। बट एक बार ये लेवल्स आ जाते हैं, अगर 21,000 के आसपास या 21,000 से थोड़ा सा नीचे हम देखते हैं, तो कहीं पे भी लगेगा कि वैल्यूएशन थोड़ी सी ठीक ठाक होगी, तो फर्दर फ्रेश बाइंग के लिए भी। ठीक है, बाजार पर ये व्यू गिरीश जी से थोड़ी देर में जानेंगे कि उनकी पसंद के शेयर कौन से हैं, कहाँ पर उनको कन्विक्शन है। लेकिन इस बीच टाटा कम्युनिकेशंस के भी नतीजे आ गए हैं। आय करीब करीब 25% बढ़ी है, शेयर है हरे निशान में, करीब 2% के आसपास की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। कंसोलिडेटेड आय की बात करें तो 15.5% का उछाल उसमें है। 5,633 करोड़ रुपए की आय इन्होंने रिपोर्ट की है। एक व्यू ले लेते हैं टाटा कम्युनिकेशंस पर फटाफट। अक्षय, शेयर जरा चेक कीजिए, क्या कोई ट्रेड बन रहा है इसमें? जी, अभी अभी रिजल्ट नतीजे आए हैं और जिस तरह से आप ओवरऑल इसका प्राइस एक्शन देखें तो एक टेम्परेरी सपोर्ट बेस है। तो ये सपोर्ट है आपका 1670 के लेवल पे, 1670। थोड़ा आप जो है रिजल्ट के बाद डाइजेस्ट कर रहे हैं रिजल्ट को, मैं कहूंगा थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ने दे स्टॉक को, डे हाई 1750 क्रॉस करने दे। हालांकि जो इनिशियल इंडिकेशंस मुझे मिल रहे हैं ऑप्शन डेटा स्टडी करके, एक रेंज में रहने के संकेत दिख रहे हैं, तो एक रेंज बाउंड ट्रेड है, फिलहाल नो ट्रेडिंग जोन में है। डे हाई क्रॉस करेगा तो बिल्कुल आपको बाय करके चलना है, मोमेंटम मिलेगा जो करीबन 1850 तक जा सकता है। 1850 तक जाने की संभावना है टाटा कम्युनिकेशंस के। मुनाफा 88.6% घटकर, इसमें ये नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि एक इसमें वन टाइम लॉस भी है करीब करीब 200 करोड़ रुपए के आसपास की, तो उसको जो एडजस्ट करेंगे उसको थोड़ा नोटिस करना होगा। वैसे भी थोड़ा सा ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि मुनाफा कमज़ोर ही आया है, 44.81 करोड़ का आया है। अनुमान इससे कहीं ज़्यादा का था टाटा कम्युनिकेशंस। लेकिन इंडिया मार्ट पर भी व्यू ले लेते हैं, सारे के सारे नंबर्स उसके आगे हैं, वहाँ पर भी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर थोड़ा सा हिट है। इंडिया मार्ट, रत्नेश जी, क्या करना चाहिए शेयर में? इंडिया मार्ट चार्ट पे देखेंगे तो काफी टाइम से एक अंडर परफॉर्मेंस चल रहा था। इसमें अपने अभी पूरी तेजी में इसने पार्टिसिपेट भी नहीं करा और अपने की एवरेजेस 200 मूविंग एवरेज सभी एवरेज से काफी नीचे ट्रेड करा था। मेरे हिसाब से यहाँ पे भी किसी तरह की तेजी की राय तो नहीं रहेगी। बस हालांकि कुछ टेक्निकल बाउंस के लिए किसी को प्ले करना है तो ये ट्रेड बन सकता है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास में ट्रेड करा, तो यहाँ से एक टेक्निकल बाउंस जरूर बनता है, क्योंकि एक मल्टीपल सपोर्ट है इसमें। यहाँ पे 2560 से 2550 के आसपास में एक टेक्निकल बाउंस के लिए वो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करा जा सकता है 2700 रुपए टारगेट के लिए। बाकी शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिहाज से किसी भी तरह के भी लॉन्ग पोजीशन इसमें अवॉइड है।
लिए इंडिया मार्ट को लेकर ये भी फटाफट एक काम करते हैं कि आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से कहाँ पर है वो समझ लेते हैं। शुरुआत रत्नेश आपसे ही करेंगे, बताइए आज के ट्रेडिंग कॉल्स। चलो बाय साइड में रहेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाजार हालांकि जरूर प्रेशर में, पर अभी भी कुछ चुनिंदा मिड कैप स्टॉक्स काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। जो क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स है तो उनमें नए फ्रेश ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले ऑयल इंडिया है। ऑयल में काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद में वापस से एक ब्रेकआउट हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे फ्लैग पैटर्न का। तो इसमें जरूर एक ट्रेड इनिशिएट लिया जा सकता है। 390 रुपए का स्टॉप लॉस आएगा। 425 रुपए का टारगेट इसमें ऑयल इंडिया में आते हुए दिखते हैं। सेकंड, एक टायर स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम, काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद में हमको दिखाई दे रहा है। जेके टायर कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन बना रहे हैं टायर सेगमेंट में से। आज के सत्र में अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है हमको, तो मुझे ऐसा लगता है जेके टायर में एक अच्छी एक्टिविटी हमको देखने को मिल सकती है। 419 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 440 रुपए का टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। टायर टायर में आज अच्छा मोमेंटम है। जेके टायर, अपोलो टायर, सीएट, एमआरएफ सारे के सारे शेयर चल रहे हैं। बीकेटी को अगर आप छोड़ दीजिए तो चौतरफा आपको रौनक दिखेगी। मौके आपके लिए जेके टायर के जरिए रत्नेश जी की नजर से। अक्षय, आपके फोकस लिस्ट में कौन से शेयर हैं, कहां पर आपको लगता है कि कमाई होगी अभी? जी, मेरा जो ध्यान है वो फार्मा क्षेत्र पे। अभिषेक जी, आज आप देखें तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है फार्मा के काउंटर्स में, और बहुत सारे स्टॉक्स इजीली लॉन्ग एडिशन देखने को मिल रहे हैं हमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के स्पेस में। तो दो शेयर का जो मैंने चुनाव किया है, पहला है लुपिन, जो करेंटली डे हाई पे चल रहा है, एक ब्रेकआउट कर चुका है 1433 के आसपास उसका रेट है, तो मैं इसको 1477 तक टारगेट लेके चल रहा हूँ विद स्टॉप लॉस ऑफ 1385। और दूसरा ट्रेड है जाइडस लाइफ, जो भी एक कंसोलिडेशन में है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि नेक्स्ट कैंडिडेट होगा फार्मा क्षेत्र में जो एक ब्रेकआउट पेश करेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप है टेक्निकली। बाय करे जाइडस लाइफ और टारगेट ऑफ 741, स्टॉप लॉस बनाइए आप 687 की। मौके पर गिरीश, क्योंकि जब बाजार में अच्छी खासी करेक्शन 2 दिन में आ जाती है तो कई सारे क्वालिटी स्टॉक्स भी आपको अच्छे प्राइस पर मिल जाते हैं। कोई आपकी रिकमेंडेशन होंगी फंडामेंटली जो अच्छे दिखते हो? देखिए, हमारे रिसर्च हाउस को काफी बुलिशनेस है ऑयल एंड गैस के ऊपर, तो कहीं पे भी मुझे आईओसी इस लेवल पे भी काफी अच्छा लगता है। अगर हम ओवरऑल देखें तो जो लास्ट रिजल्ट्स आए थे, यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांगली होता है। नेट प्रॉफिट्स भी सम अराउंड 1400% का बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। आगे के फर्दर डेवलपमेंट्स हैं इनके पेट्रोलियम एलोकेशंस को लेकर। जो पावर बैंकिंग सेगमेंट्स है उनमें टाटा पावर के साथ में कोलैबोरेशंस हुआ, उससे भी काफी अर्निंग ग्रोथ प्रोजेक्शंस आ जाती हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे यहाँ से काफी स्ट्रांगली लगता है। इस लेवल पे भी मुझे 160 तक का लेवल दिखाई दे रहा है अगले 6 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। तो ये अपने एक पोर्टफोलियो के कैंडिडेट्स के तरीके से रख सकते हैं। डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक है तो थोड़ा सा बेनिफिट्स उस लेवल पे भी निकल के आता है। डिविडेंड ओरिएंटेड भी है, और दूसरी बात है वैल्यू दिखती है ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स पर। इसको लेकर इसमें कई बार पॉजिटिव ट्रेड बने और थोड़ा समय साइडवेज भी रहे काउंटर्स, जब ये बात आई कि शायद प्राइस कट्स हो रहे हैं। लेकिन अभी आज तो देखें आप तो इनफैक्ट अब इनमें एक शॉर्ट कवरिंग का बाउट अच्छा प्ले आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आईओसी एक फंडामेंटली अच्छा स्टॉक दिखता है यहाँ से गिरीश को। ठीक है, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स पर आ जाते हैं और कई सारे कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी बात कर लेते हैं। अपोलो टायर में एक अच्छा लॉन्ग बिल्टअप आज दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट टायर स्टॉक्स आप देखें अक्षय तो एक मूव में आ रहे थे, लेकिन इस पूरी वीकनेस में फ्रिजल आउट भी हुए हैं। अब ये जो फिर से टायर स्टॉक्स की चाल शुरू हुई है, क्या आपको लगता है अब थोड़े पूरे स्पेस पे आएगा या फिर अपोलो टायर की अपनी स्ट्रेंथ है? एक बार चेक करेंगे। जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि ये जो मोमेंट है ये सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंट है। यहाँ पे आप अपोलो टायर का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पेश किया है टेक्निकल चार्ट्स पे। 480 का लेवल है जहां से ब्रेकआउट, उसके बाद मोमेंटम कैचअप करा है और स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एडिशंस देखने को मिले हैं। तो बिल्कुल मोमेंटम चेज करने वालों के लिए या बीटीएसटी करने वालों के लिए ये बहुत ही आइडियल कैंडिडेट बनेगा। 515 से 520 ये आपका टारगेट एरिया बनेगा। सपोर्ट बन रहा है 490 का, तो आप 487 के स्टॉप से आप बाय करें, बीटीएसटी करें, पर मोर ऑफ अ ट्रेडिंग मूव कैप्चर करना है तो 515 520 ये टारगेट आप बना के चले। ओके, ठीक है। अलग अलग स्टॉक्स तो आप सुन ही रहे हैं, एक्सपर्ट से जान भी रहे हैं। एक काम करते हैं, जरा ऑप्शंस का सौदा भी आपके सामने रखते हैं। अंशुल जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑप्शंस के चैंपियन के लिए। अंशुल, मैं सुबह से डाटा देख रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कांटे की टक्कर है। कोई बड़ी बात नहीं है कि बैंक निफ्टी जीत भी जाए। आपके पास कोई इंडेक्स का ट्रेड है या फिर आप सिर्फ अभी स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हो? इंडेक्स के ट्रेड थे जो सुबह प्रॉफिट बुक हो गए। वैसे अभी मैंने अपने क्लाइंट्स को 45,800 का कॉल लॉन्ग करने के लिए दिया है विद अ टारगेट ऑफ 627।
जो अभी चल रहा है 540 पे बाय दिया था। और ऑप्शन के चैंपियन के लिए मेरे पास लुपिन है। लुपिन में लास्ट वीक इनसाइड बार थी वीकली पे, और आज के सेशन में प्रीवियस वीक लो के नीचे वीक लॉन्ग्स को शेकआउट करने के बाद ये वीकली 2 वीक के हाई के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है। तो इसमें एट द मनी का कॉल बाई करना चाहिए 1440 का 23 रुपए में। 17 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 35 रुपए का टारगेट रहेगा। मैक्सिमम लॉस इसमें 5100 रुपीज का है और प्रॉफिट पोटेंशियल 10,200 का है। तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है इसमें। ठीक है सर, ल्यूपिन आपने नोटिस करवा दिया, अच्छी कॉल आप ये बता रहे हैं। एक्चुअली डिफेंसिव कॉम और एग्रेसिव कॉल है। ये डिफेंसिव इसलिए क्योंकि इसका नेचर है फार्मास्यूटिकल्स का। एग्रेसिव इसलिए कर रहा है क्योंकि फार्मा के अंदर बहुत अच्छे से चला है और आज भी आप इस शेयर को 2% ऊपर देख पा रहे होंगे। ये प्लेन वेनिला कॉल है, यानी कि जहाँ पे खड़े हो उसकी सिर्फ कॉल खरीदनी है, कोई हेज नहीं करनी, कोई प्लेसमेंट नहीं करनी, कुछ नहीं करना। 23 रुपये पे खरीदोगे, 35 रुपये का टारगेट है, 17 रुपये का स्टॉप लॉस है, सीधा सीधा 10,000 रुपये आ सकते हैं। अंशुल बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये बताने के लिए। और हमने आपसे बातों बातों में ये भी पता कर लिया कि 45,800 की कॉल्स अपने आप क्लाइंट्स को दिलवा रहे हो। ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता है बशर्ते आप निफ्टी जितना भी, बैंक निफ्टी जितना भी खड़ा है ना, वो खड़ा रहे। तो ये क्या करेगा कि कल गैप के साथ खोल के कवरिंग करवाएगा। मार्केट जो करेगा ना वो आंखों के सामने नहीं करेगा, आंखें बंद करवा के करवाएगा और एक गैप के साथ ही फिजिबल हो सकता है। ऐसा मानना है कि लास्ट में आज हो सकता है लास्ट के आधे घंटे में बैंक निफ्टी के अंदर एक चमत्कार जैसा कुछ हो जाए, थोड़ी कवरिंग बहुत स्पीड से भी आ जाए। ठीक है, कोई बात नहीं। ल्यूपिन की कॉल नोटिस कर ली होगी। बहुत शुक्रिया अंशुल, थैंक यू वेरी मच। अक्षय पी भागवत, क्या पूछूं आपसे? मैं ये सोच रहा हूँ कि जी पूछूं कि आपसे येस बैंक के बारे में पता करूं कि आपसे मैं सीधा ऑप्शंस। आप एक काम करो, छोड़ो नहीं, ऑप्शंस बताओ सर, कोई अच्छी सी ऑप्शन बताओ सर, आपके पास भी पूरी फ्रीडम है। इंडेक्स की बताओ या तो स्टॉक्स की कोई बताओ, बढ़िया ऑप्शन सर। टिल एक्सपायरी 25 तारीख तक रखूंगा मैं। जी, ऑप्शंस में देखिए, आप ये सीरीज काफी वोलेटाइल है और जिस तरह से फार्मा सेक्टर ने गए कुछ ट्रेडिंग सेशंस में अच्छा मोमेंटम दिखाया है, तो फार्मा में आप ट्रेड करें, ये मेरा मानना है। बाई की तरफ अगर आपको ट्रेड करना है तो जैसे जाइडस लाइफ है जो मैंने आपके शो पे कैश में बाय करने की सलाह दी है, वो आप सोच सकते हो, या सन फार्मा या आप ऑप्शन में सोच सकते हो बाय करने के लिए। सन फार्मा आज बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, डे हाई के आसपास चल रहा है, 1340 का करंट रेट चल रहा है इसका। तो आप इसमें जो है एट द मनी की कॉल बाय करके चले सन फार्मा में। करीबन मेरे हिसाब से इसका प्रीमियम, मुझे 2 मिनट दीजिए, देखना पड़ेगा, पर क्लियरली टारगेट एरिया इसमें बन रहा है मेरा 1375 1390 तक। और अगर ये टारगेट मिल जाए बनते हुए, तो जो एटीएम ऑप्शन है वो आपको 50% तक रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो 1340 का कॉल बाय करें। इसका करीबन अभी प्रीमियम चल रहा है 16 रुपीज का। टारगेट एरिया आपका बनेगा 27 से 30 रुपीज और स्टॉप लॉस ये ट्रेड में आप बनाए 9 रुपए का। एक सौदा आपसे भी मिल गया हमको सन फार्मा का, अभी थोड़ी देर पहले ल्यूपिन मिला, सन फार्मा मिला। दोनों के ना आप इंट्राडे चार्ट देखो, आपको देख के नहीं लग रहा कि ये दोनों शेयर अपने आप में चलने में ये मस्त मौला शेयर टाइप दिख रहे होंगे आपको? आपको नहीं दोनों शेयर्स को देख के ऐसा लग रहा होगा कि इनको बाजार की पड़ी ही नहीं है? तो इन दोनों के शेयर जो अपना डीएनए है ना, कोर डीएनए, आप उसके साथ एक बार जाके चल सकते हैं। ल्यूपिन का सौदा भी अंशुल बता के गए हैं, सन फार्मा का सौदा आपको अक्षय भागवत ने बता दिया। 1340 की मैं लिखवा देता हूँ, हमारे प्रोड्यूसर से आप लिख दीजिए कहीं गलती ना हो जाए किसी से। 1340 की कॉल लेनी है, 16 रुपये में खरीदनी है, 27 से 30 रुपये उसका टारगेट डालना, 9 रुपये का स्टॉप लॉस डालना। नहीं तो यूट्यूब पे पढ़ाई होता है, आप चाहो तो थोड़ा बैक करके सुन लेना मैंने क्या बोला है, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ साफ साफ आपके सामने रख दिए। जब सन फार्मा की बातचीत हो ही रही है ना, तो मेरी सहयोगी है सृष्टि, उसकी उनके पास भी एक जानकारी है, इजराइल के सब्सिडरी टेरो फार्मा का सन फार्मा में मर्जर होगा, ऐसी कुछ खबरें चल रही हैं। तो पूरी जानकारी उनसे भी ले लेते हैं। सृष्टि जरा बता दीजिए सन फार्मा के बारे में क्या खबर चल रही है?
जी हाँ, फाइनली हम देखेंगे कि टैरो फार्मा जो है मर्ज होता हुआ नजर आएगा सन फार्मा में, क्योंकि 17 साल कंपनी ने कई बार कोशिश की वो पूरी तरीके से कंट्रोल करे टैरो फार्मा पे। पहले भी कई बार ये डील करने की कोशिश की गई थी पर वो नाकामयाब रहे थे। पर पिछले साल उन्होंने अनाउंस किया था कि कंपनी ये टैरो फार्मा में 100% एक्विजिशन करने के लिए प्लान कर रही है। इसके लिए जो उन्होंने ओपन ऑफर लाया था वो $43 पर शेयर के आसपास था, जिसको ये बढ़ाकर $43 के आसपास लेकर आए थे और अब ये फाइनली होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे कंपनी कह रही है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में पूरी डील जो है पूरी होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो फिलहाल सन फार्मा के पास करीब 78% हिस्सेदारी है, तो अन्य 21.5% हिस्सेदारी जो है अब सन फार्मा टैरो फार्मा की खरीदते हुए नजर आएगा, जो कि इस पूरी डील की वैल्यू 290 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। इससे फायदा ये होगा कि जो इनका डर्मेटोलॉजी बिजनेस है वहां पे होल्ड ज्यादा मिल जाएगी, क्योंकि अब मेजॉरिटी हिस्सा है सन फार्मा का टैरो फार्मा में, तो डर्मेटोलॉजी बिजनेस को एक बूस्ट जरूर मिलेगा। और साथ ही यूएस मार्केट और कनाडा मार्केट में जो पहले से ही इनकी पकड़ काफी मजबूत है, वहां पे भी अब जो कंट्रीब्यूशन है वो सन फार्मा की तरफ टिल्ट होता हुआ नजर आएगा। कंपनी ने पहले ये भी बताया था कि जो आने वाले समय में अब वो टैरो फार्मा को डीलिस्ट कराएंगे और मई 2023 में इन्होंने ये पूरी डील अनाउंस की थी और उसके बाद से लेकर हमने देखा कि टैरो फार्मा के शेयर में एक तेज दौड़ भी लगाई थी और इसके बाद अब हम जाके देख रहे हैं कि ये जो डील है वो फाइनली थ्रू है। सन फार्मा 100% हिस्सेदारी कंट्रोल करेगा टैरो फार्मा की और इसके बाद उसको डीलिस्ट भी कराएगा स्टॉक एक्सचेंजेस से। ठीक है सृष्टि, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारी की सारी जानकारी देने के लिए। आपको पता ही है पहले टैरो के नंबर्स को देख के हम सन फार्मा पे भी ट्रेड करते थे, अब तो मर्जर होने की बात हो रही है तो इसका असर कुछ ऐसे ही दिखता है। आज आपको प्राइजेस पे तौर पर दिख रहा होगा जो, अब तो आपको ऑप्शंस का ट्रेड भी मिल गया 13.40 की स्ट्राइक की टारगेट स्टॉप लॉस हमने लिखवा दिया ट्रेडिंग कॉल्स के रूप में, आप उसको नोटिस भी कर लीजिएगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर से चर्चा करेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ब्रेक लेने और ब्रेक के आने के बाद थोड़ा बाजार और रिकवर कर जाएगा। क्लोजिंग कॉल में आपका फिर से स्वागत है। बाजार में कमजोरी बरकरार है, 110 अंक नीचे है निफ्टी और निफ्टी बैंक 425 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। कल बाजार के लिए कुछ और बड़े ट्रिगर आएंगे, हालांकि वो बाजार बंद होने के बाद आएंगे। दिग्गज कंपनी रिलायंस के नतीजे आएंगे, नतीजे कैसे रह सकते हैं बताने के लिए हमारे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए। सौमित, पहले बताइए कि रिलायंस के नंबर्स कैसे आएंगे, उसके बाद आपसे जियो की बात करेंगे। तो म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस है, रेवेन्यू सिर्फ 2% से हायर हो सकती है, बट एबिटा में करीब 2% की गिरावट की एक्सपेक्टेशंस है। मार्जिन में भी करीब 70 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन आ सकता है 17% के आसपास, और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 3% का फॉल आने का एक्सपेक्टेशंस है। अब सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो रिटेल सेगमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी आने की एक्सपेक्टेशंस है, 5% हायर होगा रेवेन्यू। एबिटा भी जो है रिटेल सेगमेंट की वो 7% से ग्रो कर सकती है। और ऑयल टू केमिकल बिजनेस के अगर हम देखें तो वहाँ पे एक मेजर डाउनफॉल आने की एक्सपेक्टेशंस है, करीब 12% का सिक्वेंशियल डिक्लाइन O2C सेगमेंट में आने की एक्सपेक्टेशंस है। और गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ 8% की एक ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब अगर आप देखेंगे तो रिटेल और गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट की जो एबिटा होगी थर्ड क्वार्टर में वो हाईएस्ट एवर आने की एक्सपेक्टेशंस है। सारे सेगमेंट्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है सिवाय के O2C सेगमेंट में। O2C सेगमेंट में वीकनेस इसलिए है क्योंकि Q3 में लोअर थ्रूपुट था और लोअर मार्जिन्स भी था। लोअर थ्रूपुट इसलिए था क्योंकि प्लांट शटडाउन था और मार्जिन्स इसलिए कम थे क्योंकि पेट्रोकेमिकल के जो स्प्रेड्स थे वो सिक्वेंशियल बेसिस पे कम हुए थे। अब रिटेल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इंप्रूवमेंट इसलिए थी क्योंकि स्टोर फुटप्रिंट ज़्यादा था, हायर फुटफॉल्स था और ऑपरेटिंग लेवरेज का भी बेनिफिट कंपनी को Q3 में मिल सकता है। अब गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सिक्वेंशियल ग्रोथ इसलिए था क्योंकि कॉस्ट जो थे ऑपरेशनल कॉस्ट वो लोअर साइड पे थे और गैस आउटपुट जो है कंपनी की वो भी सिक्वेंशियल बेसिस पे बढ़ चुकी है। तो इन्हीं कारणों की वजह से अगर आप देखेंगे तो सिवाय O2C सेगमेंट के सिवाय अगर आप देखेंगे तो बाकी सारे सेगमेंट्स में सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट आने की एक्सपेक्टेशंस है। गैस का और रिटेल का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहने की उम्मीद है, लेकिन O2C यानी कि ऑयल टू केमिकल वहाँ पर एबिटा में 12% के आसपास का हिट दिखेगा। सौमित, जियो को लेकर क्या उम्मीदें हैं, कौन से आंकड़े फोकस में रहेंगे? और एबिटा और नेट प्रॉफिट ग्रोथ करीब 2 to 3% के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है। मार्जिन्स में हल्की सी एक ग्रोथ एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है, 52.4 के आसपास मार्जिन आने की एक्सपेक्टेशंस है। लास्ट क्वार्टर ये नंबर 52.3 के आसपास था। आरपू 1% से ग्रो कर सकता है और सब्सक्राइबर बेस अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर 46 करोड़ के आसपास था, इस क्वार्टर 46.9 करोड़ आने
की एक्सपेक्टेशंस है। अब सब्सक्राइबर बेस अगर आप देखेंगे तो 7th कंसेक्यूटिव क्वार्टर के लिए बढ़ रहा है कंपनी का। FTTH जो कि ब्रॉडबैंड है, होम ब्रॉडबैंड में भी अच्छा ट्रैक्शन आने की एक्सपेक्टेशंस है, और मार्जिन में जो हमें हल्की सी एक्सपेंशन देखने मिल रही है वो इसी कारण है क्योंकि जो 5G रिलेटेड कॉस्ट है वो अभी भी कंपनी कैपिटलाइज कर रहा है। उसके अलावा किन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अर्निंग्स में? सबसे पहले जो न्यू एनर्जी बिजनेस है उसका क्या रोड मैप है आगे चल के, मार्जिन आउटलुक क्या है कंपनी की, आरपू पे क्या कमेंट्री आ रहा है, प्राइस हाइक कब आ सकता है, इस पे अगर कोई कमेंट्री आता है तो उस पर ध्यान रखना होगा, और उसी के साथ आगे चल के क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स है और वो 5G को कैसे मोनेटाइज करेंगे, इस पे अगर कोई कमेंट्री आती है तो इन चीज़ों पर ध्यान रखनी होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अर्निंग्स पे। शुक्रिया सुमित इस जानकारी के लिए, पूरा अनुमान बताने के लिए कि रिलायंस के नतीजे कैसे आएंगे और कहां पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। O2C को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। एक और मेहमान को शामिल कर लेते हैं। कुश बोहरा हमारे साथ हैं। कुश, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सबसे पहले आपसे रिलायंस की बातचीत कर लेते हैं। आज शुरुआती घंटे कारोबार में जहां पर रिलायंस था, फिर बीच में हमने देखा नीचे गया 2700 रुपये के आसपास तक जाके फिर से रिबाउंड दिखाया। इस वक्त आधे % के आसपास की ही मजबूती है। कुछ नतीजों से पहले करना क्या चाहिए रिलायंस में, और कौन सा लेवल है जहां पर किसी के पास अगर रिलायंस हो तो स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए? जी अभिषेक, सबसे पहले वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, टू द एंटायर पैनल एंड टू ऑल द व्यूअर्स। वेल देखिए, ओवरऑल सेटअप अगर मैं अभी भी देखूं तो रिलायंस का हमें यहाँ से पॉजिटिव ही लग रहा है, किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी है नहीं। पिछले 3 से 4 दिनों में जो हमने थोड़ा सा यहाँ पे रिलायंस को 2800 के लेवल से स्लाइड होते हुए देखा है, आप इसे बिल्कुल बड़े सेफली प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है कि कौन से लेवल पे यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, सो आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप ट्रेडिंग पोजीशन की बात कर रहे हो तो यहाँ पे एक अच्छा जो स्टॉप लॉस का लेवल बनता है वो तो है 2675 2680 का जो लेवल है इसके आसपास का। अगर इसके नीचे स्लाइड होता है तब हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे और सेलिंग प्रेशर जो है ये बढ़ जाए, बट मेरे हिसाब से दिस रिलायंस टिपिकली बीइंग एन इन्वेस्टर काउंटर, यहाँ पे डिप्स पे अक्यूमुलेट करने की ही जो व्यू है ये बना के चलनी चाहिए। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, किसी भी तरीके का डिप आए तो अक्यूमुलेट करते चलें, और ऊपर में 2800 का जो रिसेंट हाई टच किया था ये तो पहला टारगेट है ही, बट बियॉन्ड दैट आई थिंक 2925 का जो लेवल है वो सेकंड टारगेट के तौर पे हम रिलायंस इंडस्ट्रीज पे देख रहे हैं। आफ्टरनून, प्लेजर टू हैव यू आफ्टर सो मेनी डेज। बाजार में देखिए अच्छी खासी गिरावट भी हो गई, लगभग 2500 पॉइंट यहाँ से बैंक निफ्टी में स्लाइड आ गया, 600-650 पॉइंट्स निफ्टी पर आ गया स्लाइड। इस वक्त आपने रिलायंस पर तो एक व्यू दिया, और इनफैक्ट रिलायंस ये एक लौता है जो इस वक्त थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा है, और ऑफ कोर्स कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं, लेकिन इस वक्त कितने चांसेस है कि हम यहाँ से एक पुल बैक करेंगे? आप इस वक्त इंडेक्स पर क्या रीड कर रहे हैं और आपकी बेट्स क्या होंगी आज की? Sure, Priyanka. Thank you, and it's really good to be back on air. Health permitting, now I am able to do this. So, देखिए overall view अगर मैं निफ्टी पे या मार्केट्स पे दूं तो I know it's more of a question. I mean, are we really surprised by the kind of fall that we have seen? See, मैं magnitude समझ सकता हूँ, कल बहुत ज्यादा fall आया था, आज हमें follow through देखने मिल रहा है. So the magnitude can obviously surprise, but हम हर कोई दिसंबर के एंड में जनवरी के स्टार्ट में यही बात करता है कि जनवरी इज टिपिकली कंसोलिडेटिंग मंथ इफ नॉट अ नेगेटिव मंथ, तो इट्स एक्चुअली प्लेइंग आउट एज पर स्क्रिप्ट इफ यू आस्क मी। और एक और चीज जो मैंने आप ही के चैनल पे डिस्कस की थी, एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है जहां पे जनवरी में दिसंबर का हाई पहले क्रॉस होता है और फिर मार्केट फॉल होता है। So I think we're actually playing by the book. So I am not too concerned, not too worried about the fall that we are seeing. लेवल्स की बात करें तो 21,200, 21,300 जो इनफैक्ट आज का लो है, ये एक क्रिटिकल लेवल होगा फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। इसको अगर हम होल्ड करते हैं तो आई थिंक 21,700 के करीब का एक मूव जो है ये फिर से शुरू हो सकता है, बट इफ यू होल्ड अप till 21,200, 21,300 kind of levels for the next week or so, the entire month of January, I'll still take it with both hands, because मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि I am looking at a fabulous February and March going forward. नाइस। तो हो सकता है जैन में थोड़ी कंसोलिडेशन हो। कुछ आपके पास लौटेंगे आपकी बेट्स के लिए भी, लेकिन पहले क्विकली एक बार शरद के पास चलते हैं क्योंकि रूटीन टाइम है हमारा, खबर गर्म है, खास सेगमेंट लेने का। शरद बताएं कौन से स्टॉक में खबर है? जी बिल्कुल, सिरका पेंट्स जो है फोकस में रहने वाला है, और ये एक 2200 करोड़ की मार्केट कैप की पेंट कंपनी है, और यहाँ पे बज़ है कि उनके जो नोएडा प्लांट है वहाँ पे वो अपनी एडिशनल कैपेसिटी के ऑपरेशंस जो है कमेंस कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंटली देखें तो ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से जो पेंट आएगा वो वुड कोटिंग के सेगमेंट में देखने मिलेगा। इसके अलावा जो है ओवरऑल अगर कंपनी की कैपेसिटी के बारे में बात करें तो लगभग 16,000 टन की कैपेसिटी आती है, जो अलग अलग कैटेगरी जैसे कि PU, NC, मेलामाइन और थिनर
कैटेगरीज होते हैं वुड कोटिंग की पेंट में, उसमें यूज़ होते हैं, तो उसकी ये टोटल कैपेसिटी है। इंपॉर्टेंट बात ये भी बता दूं कि जो तीसरे तिमाही के नतीजे हैं चैनल चेक के हिसाब से ऑन द हायर साइड देखने मिल सकते हैं। और अगर स्टॉक के बारे में बात करें तो 2023 के लो से स्टॉक में जो है लगभग 40% का रिटर्न जो है शेयर होल्डर्स को देखने मिला है। इंटरेस्टिंगली एस इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल प्रमोटेड एटेंटिटी का भी 3% स्टेक होल्डिंग कंपनी में है। ये सितंबर शेयर होल्डिंग के पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, और 2-3 बड़े फैमिली ऑफिसेज जो है लिस्टेड कंपनीज की, वो भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। ओके, ऑल राइट। सिरका पेंट्स, बड़े इन्वेस्टर्स इसमें हैं और इसे आप रडार पर ज़रूर रखें। ठीक है, वापस लौटते हैं, कुछ और बात करते हैं। टाटा कम्युनिकेशन के इनफैक्ट नंबर्स आने और यहाँ पर इनफैक्ट ओके नंबर्स आ चुके हैं। आई एम सॉरी, आई वाज लिटिल कंफ्यूज्ड। लेकिन आज चीनी स्टॉक्स को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एमएसपी बढ़ाने की बात हो रही है यूपी सरकार से, और उसके चलते आप स्टॉक्स देखें तो रिएक्ट भी कर रहे हैं। बलरामपुर चीनी जैसे स्टॉक्स में ऑलरेडी एक अच्छा बिल्टअप भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा फ्रिजल आउट भी है, बहुत सस्टेन मूव नहीं है शुगर काउंटर्स में, लेकिन न्यूज़ ये पॉजिटिव होगी। तो अगर ऐसे में कौन सा स्टॉक आप ऐड करेंगे यहाँ से, अक्षय? शुगर सेक्टर में बलरामपुर की बात करें तो चार्ट बेस पे अभी एक सपोर्ट पे ट्रेड हो रहा है। सपोर्ट है करीबन 380 385 का जोन है, ट्रेडिंग सपोर्ट है। तो ओवरऑल ब्रॉडर चार्ट्स में कुछ ऐसे बड़े तेजी के या रिवर्सल के संकेत नहीं है, सपोर्ट पे है, तो इसलिए थोड़ा सा एक बाउंस बैक का सिनेरियो बन रहा है। यहाँ से रिकवर हो गए तो 420-25 ये आपके दो टारगेट बन सकते हैं, 420 to 425। तो डे लो का स्टॉप लॉस बना के आप एक ये ट्रेड बना सकते हैं बलरामपुर चीनी में। वैसे शुगर सेक्टर में थोड़ा सा टेम्परेरी उछाल रहेगा ये मान के चल रहा हूँ। बहुत सारे स्टॉक्स तो वैसे थोड़ा सा टेम्परेरी उछाल की ओर दिखा रहे हैं, जैसे रेणुका शुगर आप देखें तो अभी तक उसमें कुछ मोमेंटम नहीं पर सपोर्ट पे है। और दूसरे भी अगर स्टॉक्स दालमिया भारत देखे तो उसमें भी वही सिनारियो है। तो ट्रेडिंग वाला एक हल्का सा रिस्क रिवॉर्ड के पे ऑफ के चलते आपको बाय करके चलना है, बट आई डू नॉट सी कुछ मेजर रिवर्सल इंडिकेशंस येट इन द शुगर सेक्टर एज ऑफ नाउ। प्रॉब्लम है, इस बीच पॉलीकैप के रिजल्ट्स आ गए हैं। इस स्टॉक को खासा वॉच भी किया जा रहा था, इसके रिजल्ट्स आज, और इसके जो आय आई है लगभग वो 16% बढ़ी है। वाई फिगर्स हैं ये थर्ड क्वार्टर की, लगभग 38.7 बिलियन तक की यहाँ पर पॉलीकैप की रेवेन्यूज़ आए हैं। और इनफैक्ट एस्टिमेशन जो था उससे थोड़े से सॉफ्ट दिख रहे हैं इस वक्त। जो एस्टिमेशन थी रेवेन्यू की वो लगभग 43.77 बिलियन की थी, 43.4 बिलियन आई है। और इनफैक्ट स्टॉक कैसा रिएक्ट कर रहा है, स्टॉक फ्लैट टू पॉजिटिव है। लेकिन आप सुबह एक बार देखें तो एक डिप आया भी था, ये 4200 के नीचे स्लिप हो गया था, उसके बाद से रिकवर हुआ है और बहुत वॉलेटाइल रहा है ये स्टॉक। देखिए एक डिप सुबह जो आया ये लगभग 10 बजे के पहले, उसके बाद फिर इस पर कंटिन्यूस बाइंग भी देखने को मिली और फिर से स्टॉक 4500 के लेवल के पास आपको यहाँ पर स्टेबल दिख रहा है नंबर्स के बाद। कुछ और डिटेल्स भी आती हैं कि पैट कितना बड़ा है, किस तरह की एक्सपेक्टेशन थी, वो भी लेकर आते हैं। लेकिन इनफैक्ट नंबर्स पर अभी कोई बहुत बड़ा रिएक्शन फिलहाल नहीं आ रहा। एक बार टेक चेक ले लेता है कुछ, एक बार पॉलीकैप को चेक करके आप बताएंगे। इसमें तो एक रिकवरी ट्रेड भी काफ़ी बड़ा, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें जिस तरह का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मैटर है वो भी आप नकार नहीं सकते, उसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। कैसे देख रहे हैं चार्ट को? प्रियंका देखिए, ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मैं पॉजिटिवली देख रहा हूँ। काफी बार ऐसा होता है कि ऐसी न्यूज आती हैं और अगर आप उस न्यूज को 3 से 6 महीने का पर्सपेक्टिव लेके फैक्टरिंग करें तो हो सकता है कि इट माइट जस्ट टर्न आउट टू बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऑलरेडी अगर आप देखें तो जिस दिन न्यूज आई थी गैप डाउन हुआ था, वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी ऑलरेडी आई है। अब 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है जो कल भी स्टॉक ले रहा था, आज भी उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट मैं कहूंगा कि यहाँ पे ट्रेडिंग बेट ना ले फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, बिकॉज यहाँ पे वॉलेटिलिटी न्यूज फ्लो के हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन आई विल स्टिल मेंटेन माई व्यू, अगर आप 3 से 6 महीने का व्यू लेके चल रहे हो तो हो सकता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। और ऊपरी लेवल्स जो थे इसके, जहां पे स्टॉक ने 5700 तक का लेवल टच किया था, वो भी आई विल नॉट रूल आउट एज अ टारगेट। सो फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव दिस इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो जो रिसेंट लो बनाया था इसने 3900 का, उसको लेके चले, उस हिसाब से भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो एक्सट्रीमली फेवरेबल है। जिन भी थोड़ा सा घटा है, 13.6 से 13.1 रहा है। और ये बात ठीक है आपकी कुछ कि ये फंडामेंटल कॉल है, यहाँ से अब आपको एक बड़ा नज़रिया रखना होगा, क्योंकि ट्रेडिंग का जितना एक स्विंग मिल सकता था बिकॉज ऑफ नंबर्स वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो गया पिछले 4-5 दिन में। अब इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्लैरिटी वो एक बड़ा ट्रिगर है, सकता है यहाँ से अपसाइड आता है तो। और दूसरा ऑफ कोर्स ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर तो है इस पूरे स्पेस में। हमने जिस तरह का इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट देखा है, इसमें एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर भी रहा है, तो ऑफ कोर्स इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में राय दे रहे हैं।
कुछ लेने की। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस हाजिर होंगे। कुछ और स्टॉक्स और बीटीएसटी आइडियाज या फिर एसटीबीटी आइडियाज भी डिस्कस करेंगे। 110 अंकों का नुकसान अभी भी आपको निफ्टी पे दिख रहा होगा। बैंक निफ्टी अटेम्प्ट तो ले रहा है ऊपर आने के, लेकिन वो बार बार अपने वी वैम्प लेवल, अगर आप 15 मिनट का चार्ट ड्रॉ करेंगे तो आपको दिख जाएगा 45,925 का, ये 15 मिनट पे दिखेगा। तो बार बार आकर उस पर टकराता है और वहीं से फिर नीचे चला जा रहा है। देखते हैं, कल हो सकता है गैप के साथ ही पार करता हुआ दिखे आपको। अल्ट्राटेक सीमेंट के भी नंबर्स आने वाले हैं। थोड़ी देर पहले आपने रिलायंस के नंबर्स का अनुमान समझ लिया, अब जरा अल्ट्राटेक का भी अनुमान समझ लेते हैं। आशीषा मेरी सहयोगी है, आपको बता रही है। आशीषा, बताएं आप। जी हाँ, अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है अल्ट्राटेक सीमेंट से इस क्वार्टर में। प्राइस हाइक्स लिए थे इंडस्ट्री ने स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर में, जिसके चलते रियलाइजेशंस में करीब करीब 2% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है सीक्वेंशियल बेसिस पर। नवंबर और दिसंबर के महीने में सीमेंट प्राइसेस घटे थे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो फिर भी 3% का ग्रोथ देखने को मिला सीक्वेंशियल बेसिस पर। टोटल कॉस्ट में भी कमजोरी देखने को मिली, पावर और फ्यूल कॉस्ट घटे और ऑपरेटिंग लेवरेज के चलते भी टोटल कॉस्ट में करीब करीब 3 से 5% का डिक्लाइन देखने को मिलेगा सीक्वेंशियल बेसिस पर। और इसी के चलते ड्यूअल बेनिफिट मिलेगा, हायर रियलाइजेशंस और लोअर कॉस्ट, जिसके चलते एबिटा पर टन में करीब करीब 20% का उछाल देखने को मिल सकता है सीक्वेंशियल बेसिस पर। आंकड़ों की बात करें तो वॉल्यूम्स कंपनी ने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिए हैं। 27.3 मिलियन टन्स के वॉल्यूम रिपोर्ट किए हैं थर्ड क्वार्टर में, जो 2.5% का ग्रोथ होगा सीक्वेंशियल बेसिस पर और करीब करीब 5.5% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। नंबर्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ 16,700 करोड़ के आसपास आ सकते हैं, 4% का ग्रोथ QOQ, और मार्जिन्स में भी अच्छी खासी एक्सपेंशन देखने को मिल सकती है। 19% के आसपास मार्जिन्स आ सकते हैं, जो सीक्वेंशियल बेसिस पर 310 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन होगा। ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है। सीमेंट प्राइसेस बढ़े, जिसके चलते रियलाइजेशंस बढ़ सकते हैं, और टोटल कॉस्ट घटे, जिसके चलते स्प्रेड्स में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है आशीषा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारे के सारे अनुमान बताने के लिए। गिरीश, आपका टेक क्या है इस पे अल्ट्राटेक सीमेंट पे? आज सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे, इनफैक्ट कल भी चर्चा कर रहे थे, और हमको इसके अलावा के भी ऑप्शन ट्रेड मिले हुए हैं। आज हमको सुबह आदित्य अरोड़ा अंबुजा सीमेंट के कॉल लेके गए थे। एक बार आप जरा बताइए आपका टेक क्या है गिरीश? मैं काफी पॉजिटिव हूँ, बुलिश हूँ इस प्रोसेस को लेके, क्योंकि मुझे भी एक्सपेक्टेशंस यही है कि एटलीस्ट यहाँ से 60% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो नेट मार्जिन्स में भी 22 से 23% का ग्रोथ एक्सट्रीमेशन रहेगा। ऑर्डर बुक्स का जो कैलकुलेशन है वो काफी स्ट्रांगली आया है। ऑर्डर बुक्स यहाँ से 30% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी है, तो उसका भी काफी बेनिफिट्स मिल जाता है। एंड सीमेंट प्राइसेस का जो वैल्यूएशन है और जो प्राइस वेरिएशंस आए हैं, उनमें भी कंपनीज को काफी बेनिफिट्स रहा है। तो ये सारे बेनिफिट्स बेसिकली इसको इनके रिजल्ट्स में दिखाई देंगे, तो हम काफी पॉजिटिव इनके रिजल्ट्स पर पोजीशंस करेंगे। पॉजिटिव है अल्ट्राटेक सीमेंट को लेकर, लेकिन एक शेयर नतीजों के दम पर आज तूफानी तेजी हम कहेंगे, ओरेकल फाइनेंस का 30% तक ये शेयर चढ़ गया है। अभी आपको फ्यूचर्स में करीब करीब 27% ऊपर दिखेगा, लेकिन 5,000 वाला शेयर 6,500 का भाव, एक दिन में 1,500 रुपये ये शेयर चला है। मुनाफे में करीब करीब 70% के आसपास का उछाल हमने ओरेकल फाइनेंशियल के देखा था। बेहतरीन हम कहेंगे नतीजे इसके, और कमाल की चाल। 6,500 पर गिरीश जी अब करना क्या है? अब ओरेकल फाइनेंस जिसके पास है, उनके तो मन में अब सवाल उठ रहे होंगे कि इतनी बड़ी प्रॉफिट हो गई तो क्या वसूल लें या फिर और अभी चलेगा शेयर ये? नहीं, अगर देखिए एज अ फंडामेंटल टर्म पे बात करें तो डेफिनेटली वसूलना चाहिए। मैं जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग 100% होनी चाहिए, 30 से 35% की अपने पोजीशन प्रॉफिट बुक करके घर लेके जाए। क्योंकि देखिए आईटी के अंदर जो ऑर्डर बुक्स हैं, ये ऑर्डर बुक्स का वजह से, और एक जो इनके जो प्रॉफिट मार्जिन का जो इम्प्रोवाइजेशन हुआ है, इनका रिटेंशन नंबर का इम्प्रोवाइजेशन हुआ, उसकी वजह से काफी अच्छा इम्प्रोवाइजेशन आया। बट कहीं पे भी हम देखते हैं कि एक बार जब कोई भी स्टॉक बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न्स दे देता है तो थोड़ा सा कंसोलिडेट जरूर होता है। तो कंसोलिडेट आने से पहले एटलीस्ट अपना यहाँ से प्रॉफिट बुक करें एंड नीचे पे वेट करें। अगर कहीं पे भी ये लेवल अपने को वापस 5900 के रेंज पे कहीं पे मिलता है तो वापस एंट्री कर सकते हैं। एंड फ्रेश लेने की सलाह भी डेफिनेटली इस स्टॉक में अभी तो नहीं दी जाएगी। सलाह तो बिल्कुल नहीं है। 600 रुपये नीचे अगर आए 5,900 रुपये के आसपास तो
आपके लिए री एंट्री का मौका ज़रूर बनेगा, लेकिन प्रॉफिट इतना जब ज़बरदस्त हो रहा हो, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर लेने में समझदारी है। एक और शेयर जिसके नतीजे आएंगे, जिस कंपनी के HUL फोकस में रहेगी। कंपनी का इनके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ कुछ विवाद चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन उन्होंने घटाया था, लेकिन नंबर्स कैसे आएंगे और फोकस कहाँ पर रहेगा, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी विनी मोतीवाला जुड़ गई हैं। विनी, कैसे रहेंगे आंकड़े HUL के? तो बिल्कुल HUL के जो नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है ये टाइम म्यूटेड ही एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 2% का एक्सपेक्टेड है। प्रॉफिट्स में जो ग्रोथ है एक्सपेक्टेड है अराउंड 8.7% पे आएगी और मार्जिन्स में थोड़ी एक्सपेंशन होगी, 80 बेसिस पॉइंट पे एक्सपेंशन, और मार्जिन्स EBITDA मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है अराउंड 24.1% के आसपास एक्सपेक्टेड है EBITDA मार्जिन्स। भूलिए मत कि यहाँ पे जो उनकी ओवरऑल बात कर रहे हैं वॉल्यूम ग्रोथ की, वो भी सिंगल डिजिट में ही एक्सपेक्टेड है, लो सिंगल डिजिट, तो 2 से 3% की एक्सपेक्टेशन है वॉल्यूम ग्रोथ में। सिमिलरली हमने यही ट्रेंड देखा था Q2 में भी, तो यही कंटिन्यू रहेगा। फैक्टर्स वॉच आउट करने के लिए हो गए तो एक तो है कि प्रीमियम सेगमेंट का परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है कि वो अच्छा करेगा मास सेगमेंट से, ये लास्ट टाइम भी दिखा था। रूरल लोकल प्लेयर्स की क्या कमेंट्री आ रही है वहाँ से, क्योंकि उनकी कंपटीशन इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन RM इन्फ्लेशन कम हो रहा है, तो रूरल प्लेयर्स से और लोकल प्लेयर्स, रीजनल और लोकल प्लेयर्स, आई बेग योर पार्डन, वहाँ पे उनकी इंक्रीज हो रही है कंपटीशन वहाँ से। उसके अलावा पर्सनल केयर सेगमेंट में एक्सपेक्टेड है सॉफ्ट डिमांड रहेगी, क्योंकि विंटर का डिले हो चुका था, तो वहाँ पे डिमांड ट्रेंड्स थोड़ी सॉफ्ट है। फूड एंड रिफ्रेशमेंट्स की सेगमेंट में एक्सपेक्टेड है कि लो सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखेगी, स्पेशली उसका जो हेडविंड्स आ रहा है वो है न्यूट्रिशन पोर्टफोलियो से, सो ये एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए, क्योंकि रिटेल प्राइसेस अभी कम नहीं हुआ है, तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि वहाँ पे कोई प्राइस कट्स होगी इन टर्म्स ऑफ हॉर्लिक्स के सेगमेंट में। तो इंपॉर्टेंट है कॉमेंट्री क्या है मैनेजमेंट की, ओवरऑल कॉम्पिटिशन फ्रॉम लोकल प्लेयर्स से, रूरल वर्सेस अर्बन डिमांड, क्या रूरल में थोड़ी ग्रीन शूट्स दिख रही है कि नहीं, HFD सेगमेंट पे क्या कमेंट्री आ रही है, और आउटलुक क्या है मार्जिन्स के लिए, रॉ मटेरियल कॉस्ट के लिए, ये की फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। ठीक है, शुक्रिया विनी। तो ग्रामीण मांग कैसे निकल के आती है, मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी आती है, ये फोकस में रहेगा, और निश्चित तौर पर वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े तो हमारे फोकस में रहेंगे ही। HUL, इस पर एक व्यू ले लेते हैं। गिरीश जी, आप ही व्यू दीजिए, चूँकि लंबे समय से ये एक रेंज में ही रहा है HUL का शेयर, और जैसे कि विनी बता रही हैं कहाँ कहाँ पर फोकस रहेगा, आप किस तरह से इसको क्या व्यू बना के चलना चाहिए इस पर? जैसे कि हम देख रहे हैं कि FMCG के अंदर एक लोकल लेवल्स पे टायर 2 और टायर 3 सिटीज लेवल्स पे काफी कंपटीशन आ गया, और स्पेशली जो सेटअप बेस्ड कंपनीज थी उनके अंडर में भी काफी कंपटीशन था। तो ओवरऑल देखिए, कहीं पे भी ये बात सही है कि हम लोग भी मैनेजमेंट कमेंट्री को ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब नए आउटलुक क्या देते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर रिजल्ट्स को लेके हम बहुत ज्यादा एग्रेसिवली HUL के रिजल्ट्स नहीं देख रहे हैं। 3 से 4% का ग्रोथ प्रोजेक्शंस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर्स में आएगा, क्योंकि उनके मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस हैं, उसमें जरूर 3 या 4% का एक ग्रोथ मॉडल आ सकता है। बाकी रेवेन्यू ग्रोथ भी 6 से 7% की एक एक्सपेक्टेड है, उससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशंस हम लोग नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, ये जो है कि अब जो इनके जो नए फर्दर एक्सपेंशन प्लान है, क्योंकि 3 नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग के ऊपर लास्ट मैनेजमेंट कमेंट्री का एक डिस्कशन हुआ था, उन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि ये 2 क्वार्टर्स के नंबर थोड़े से वीक आ सकते हैं, तो कहीं पे भी एक मैनेजमेंट कमेंट्री में अब आगे के एक्सपेंशन प्लान ये कैसे लेके आ रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन ग्रोथ को ये कितना डेवलप कर रहे हैं, उस लेवल्स पे देखने के बाद ही सजेस्ट करेंगे कि किसी को कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए या भी नहीं। बट हाँ, जिनके पास ये रखा है, क्योंकि HUL ऑब्वियसली हम देखें कि एक लॉन्ग टर्म कैंडिडेट के तौर पे अपने पोर्टफोलियोज में रखा रहता है, तो अभी पैनिक या कोई भी सेलिंग प्रपोजिशन तो नहीं करना चाहिए, जस्ट वेट एंड वॉच। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वैसे भी स्लो मूविंग स्टॉक है, तो थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा इसको। टाइम लग सकता है, लेकिन इस बीच अब जब बाजार बंद होने में बस 6-7 मिनट रह गए हैं, हालांकि बहुत सिग्निफिकेंट रिकवरी नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स रिलायंस जैसे पॉजिटिव हुआ है, और इनफैक्ट कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर शॉर्ट कवरिंग का बाउट आपको दिखा है। इनफैक्ट अब कुछ फार्मा काउंटर्स भी, OMC काउंटर्स भी ये ऊपर आए हैं। इनफैक्ट फार्मा काउंटर ही क्या थोड़ा डिफेंसिव बेट रत्नेश इस वक्त लेके जाना बेटर होगा? FMCG की तो चलिए अभी HUL की बात ही हो रही थी, लॉरस लैब जैसे कुछ काउंटर, ल्यूपिन जैसे काउंटर क्या रडार पर आएंगे? बिल्कुल, फार्मा सेट में देखें तो काफी एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टॉक का जिक्र हुआ, उसके अलावा मुझे एक सिप्ला भी एक अच्छा दिखाई देता है कि सिप्ला ने अपना पूरा करेक्शन जो चालू हुआ था, उसके बाद में उसने करेक्शन को पूरा कर दिया, एक सपोर्ट लिया है उसने 1280 के आसपास में, तो फिर वहां से तेजी दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिप्ला पे जरूर एक बेट और लेना चाहिए फार्मा में, अगर किसी ने नहीं लिया है अभी तो यहाँ पे 1280 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर मुझे टारगेट दिखाई देता है वो 1360 तक का दिखाई दे रहा है। बस अब निफ्टी के स्पॉट की और फ्यूचर्स के बीच में गैप देखें तो वो काफ़ी बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट विक्स भी आप देखें तो नीचे आ रहा है। अब विक्स आप 14 के नीचे आ चुका है, 7-7.5% ही रह गया है।
तो ये थोड़ा सा कूल ऑफ का साइन है। और इनफैक्ट आप देखें तो थोड़ी सी गिरावट भी अब 21,470 के पास आप निफ्टी पर देख रहे हैं। एक बार बड़े इवेंट्स क्या है स्नेही से वो भी समझ लेते हैं जिन पर आपको वॉच करना चाहिए। अर्निंग्स कहाँ कहाँ ट्रिगर होगा, स्नेही बताएं सब कुछ। जी बिल्कुल, तो आइए देखते हैं कल बाजार की नज़र कहाँ रहेगी। और निफ्टी के अर्निंग्स की बात करते हैं तो जो बिग बॉय रिलायंस है वो उसके Q3 के आंकड़े कल डिक्लेयर करेगा। उसके साथ निफ्टी पैक में से अल्ट्राटेक सीमेंट और HUL इन दोनों कंपनीज के भी तीसरे क्वार्टर के नतीजे कल आएंगे, तो इन 3 काउंटर्स पर अपनी नज़र बनाए रखिएगा। नॉन निफ्टी पैक में से अतुल, क्रेडिट, एक्सिस ग्रामीण, पेटीएम, CESE, हिंदुस्तान जिंक और कई सारी कंपनियां हैं जिनके Q3 के आंकड़े कल रिलीज़ होंगे, तो इन सब पर अपना ध्यान बनाए रखिएगा। TCS और HCL कल अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी करेंगे। मास फाइनेंशियल का शेयर कल एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। इसका डिविडेंड मंडे को डिक्लेयर होगा जो कि है 22 जनवरी, तो कल ये स्टॉक का रिकॉर्ड डेट है और कल ये स्टॉक एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। DCX सिस्टम्स का बोर्ड पूंजी जुटाने के लिए यानी फंड रेजिंग के लिए कल मिलेंगे। और ईपैक ड्यूरेबल का जो IPO है वो कल खुलेगा सब्सक्रिप्शन के लिए और 23 जनवरी तक ये IPO खुला रहेगा। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में 60.5% शेयर उनके जो है वो लॉक इन पीरियड से कल बाहर आ जाएंगे, तो इस काउंटर पर भी ध्यान बनाए रखेगा। और PM मोदी कल जो है वो भारत के 3 स्टेट को कल विजिट करेंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, तो इन सारे क्यूज पर अपनी नज़र बनाए रखेगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेही, ये सारे इवेंट्स पर हम नजर बना के रखेंगे। क्विकली एक बार इंडेक्स पर एक व्यू ले लेते हैं। अक्षय, कोई चेंज आपने देखा? विक्स में तो दिख रहा है और स्पॉट और फ्यूचर में भी डिफरेंस दिख रहा है इनफैक्ट निफ्टी के। जी विक्स गिरा है, थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, तो ये एक हल्का सा पॉजिटिव संकेत है अगर आप BTST के तौर पे निफ्टी को देख रहे हैं। तो जो इनिशियल इंडिकेशंस मिल रहे हैं, कल रिलायंस का भी रिजल्ट है, तो उसके चलते तो निफ्टी नहीं टूटना है या गैप डाउन होने के संकेत बहुत ही कम है। इनफैक्ट मैं मान के चल रहा हूँ कल आपको वापस 21,525 ये स्तर जो डे हाई थे वो रिविजिट हो जाएंगे, तो आप BTST के तौर पे निफ्टी को लेके जा सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 21,525 टू 21,550। स्टॉप लॉस बनना ये 21,400 की। अच्छा साइन है। देखिए क्लोज करते करते मार्केट तो अच्छा कर ही रहा है और जैसे हमने आपको शुरुआत में भी कहा कि ब्रेक के बाद और ब्रेक ये शो ख़त्म होते होते तक भी आपको थोड़ी सी रिकवरी और मिल जाएगी। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स कोशिश कर रहा है कि 46,000 के आसपास आके क्लोजिंग दे। फ्यूचर्स दिखाइए एक बार ज़रा, अभी वो 900 के आसपास चल रहे हैं, तो 100 पॉइंट तो पलक झपकते ही आ जाते हैं आजकल बाज़ार में। लेकिन फिर भी आप जिनका है थोड़ा रिस्क लेने का, तो वो भले एक बार ट्रेड लेना चाहे तो ले, थोड़ा रिस्की है एक्चुअली में। आप अगर एनालिस्ट से पूछेंगे ना तो वो भी मानेगा थोड़ा रिस्क है। वो क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे पॉइंट्स को चेक कर रहे हैं। एक खबर ना प्रताप स्नैक्स के रिगार्डिंग मार्केट के अंदर आई है, अभी अभी आई है, रॉयटर्स के हवाले से खबर है इसलिए मैं कोट करवा रहा हूँ। वो ये बता रहे कि हल्दीराम शायद इनको ख़रीद सकता है, इनमें स्टेक बाय कर सकता है। इससे पहले प्रताप स्नैक्स काफ़ी अच्छा चल भी रहा है और आप मार्केट के अंदर इसको 10% अभी ऊपर देख पा रहे होंगे। एक झटके में 11-12% हो सकता हो जाए ये खबर मार्केट के अंदर। रॉयटर्स के हवाले से मैं फिर से क्लियर कर दूं, रॉयटर्स के हवाले से खबर ये है कि हल्दीराम इसमें एक इंटरेस्टेड पार्टी है, हो सकता है इसके अंदर स्टेक्स ले ले। हल्दीराम करना क्या चाहता है कि हल्दीराम अपनी पैन इंडिया प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, प्रताप स्नैक्स को ख़त्म करके यानी कि बाय करके वो एक अच्छा बेस बना देगा सेंट्रल इंडिया के अंदर। और दूसरा इनके प्रोडक्ट भी काफ़ी बेहतर है प्रताप स्नैक्स के, तो उसका बेनिफिट इसको मिल जाएगा। अब 12.5-13% हो चुका है जैसे मैं आपको शुरुआत में बताता था। खबर का इम्पैक्ट आता है बहुत ज़ोरदार। आप ओरेकल फाइनेंस के नंबर देखें, कोई आदमी बिलीव कर सकता है कि इस तरह से शेयर चलेगा 25%। और आपने कल एक्सिस जो HDFC बैंक के नंबर्स देखे तो आपको बिलीव होगा कि HDFC जैसे शेयर्स भी 9% टूट सकता है। तो मार्केट के अंदर इस जगह अपने चरम पर हो रहा है जो हो रहा है। तो प्रताप स्नैक्स के जो रिकॉर्डिंग खबर आई है ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मार्जिन वार्जिन हर चीज़ एक बार देख के समझ के ही आप उतरना, ऐसे मत उतर जाना कोई भी चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो कोई बार ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पे आई हुई खबरें कई बार डिनाइल भी हो जाता है। शेयर्स तो चल गया, बाद में डिनाइल आ गया, फिर 16% इस प्रताप स्नैक्स अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। बट बाय द वे आगे हम बढ़ जाते हैं जरा क्लोजिंग की तरफ, क्योंकि अब 1 ही मिनट रह गया है। आज मार्केट की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हुई है, काफ़ी अच्छी, मतलब इस सेंस में मान रहा हूँ मैं कि आज फॉलो अप सेलिंग नहीं आई। ठीक, मार्केट का जो आज का ओपन का लेवल है वो ओपन लेवल हुआ था 414 पे, मार्केट बंद कर रहा है 475 पे, तो ओपन से ऊपर बंद कर रहा है। गैप डाउन हुआ था उसको ऊपर बंद कर रहा है।
बैंक निफ्टी का जो ओपन प्राइस था वो था 45,492, मैं 500 कर देता हूँ, तो 45,500 और बंद कर रहा है वो 45,745 पे। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर है। तो 2 पॉइंट अपने ओपनिंग से हो रहा है। दूसरा, आप एडवांस डिक्लाइन को देख रहे होंगे, आज सुबह से ही कांटे के टक्कर चल रही है, लेकिन एडवांसेस ने ये प्रूव कर दिया कि रिकवरी आ सकती है। ठीक, मैं बहुत एग्रेसिव नहीं हूँ रिकवरी को लेकर, बट हाँ, रिकवरी पे मेरा एक दाव ज़रूर लगाया जा सकता है। मैं इस समय तो खड़ा होकर बात आ सकता हूँ। दूसरा पॉइंट, अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे, कल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नंबर आएंगे, दोनों वीकली एक्सपायरी निपट चुकी हैं, निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी की, इसलिए ऑप्शन ट्रेड के पैसे को अब बहुत जल्दी अब कन्वर्ट नहीं होगा। अब क्या होगा, थोड़ा और अच्छे से हो गया बेहतर कि अब आपको रिलायंस देखना पड़ेगा। अब आप ऑप्शंस के गेम से बाज़ार को तोड़ या बढ़ा नहीं पाएंगे। तो ये एक मार्केट के हाथ से ना 4 में से 3 ट्रिगर्स निकल चुके हैं। अब रिलायंस है और रिकवरी है, तो ये देखते हैं किस तर्ज पर आती है। बेहतर आई तो रिकवरी भी बेहतर होगी, 100 आया तो रिकवरी भी नहीं होगी। कुछ अब रिलायंस पे दारोमदार है कि वो रिकवरी हमको कहाँ तक लेके दिलवा सकता है। बहुत शुक्रिया गिरीश आपका, थैंक यू वेरी मच। रत्नेश जी, थैंक यू वेरी मच। आज मैं तो बात ही नहीं कर पाया आपसे, लेकिन कभी और आपसे वापस मैं जब जुड़ूंगा तो अच्छे सवाल पूछूंगा। अक्षय भी भागवत, थैंक यू वेरी मच। और कुश गोरा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज अपने टाइम निकाला। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे को और प्रियंका को तो फिलहाल आप इजाज़त दे सकते हैं, और अगला कार्यक्रम जो होगा उसमें अभिषेक आपके साथ जुड़ जाएंगे कल की तैयारी के लिए। नमस्कार।